नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। कितना सक्षम है इसरो का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन? क्यों उड़ रहा है बेंगलुरु की सड़कों पर जहरीला झाग? और कैसे अब आप घर पर भी बना सकते हैं माइक्रोस्कोप? इस एपिसोड में जानेंगे ऐसे कई सवालों के जवाब और विश्व पर्यावरण दिवस पर बात करेंगे अपने खास मेहमान से। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 3 5 जून को होगा लॉन्च। अवार्थुर झील की झाग से बेंगलुरु की जनता बेहाल, 76 उद्योगों पर लगा ताला। भारतीय मूल के वैज्ञानिक की खोज, पेपर से बनाया माइक्रोस्कोप। और विश्व पर्यावरण दिवस को मिला कनेक्ट टू नेचर थीम, पर्यावरण बचाने की मुहिम जारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। इसरो अब तक के अपने सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 3 का प्रक्षेपण करने जा रहा है। 5 जून को श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से छोड़े जाने वाला ये रॉकेट सबसे वजनदार उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसके मुख्य क्रायोजेनिक इंजन को भारत में ही विकसित किया गया है। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। ये उपलब्धि है सबसे वजनदार प्रक्षेपण यान तैयार करने की। 5 जून को इसरो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 को छोड़ने की तैयारी कर चुका है। अब तक की जानकारी के अनुसार GSLV Mark 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:28 पर उड़ान भरेगा। अपनी पहली उड़ान में Mark 3 संचार उपग्रह GSAT 19 को स्थापित करने की कोशिश करेगा। GSLV Mark 3 अब तक का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है, जिसे भारत में विकसित किया गया है। ये अपने साथ 4 टन वजनी उपग्रह ले जाने और 8 टन तक उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। Mark 3 में कई खासियतें हैं। 640 टन के इस प्रक्षेपण यान का वजन 200 बड़े एशियाई हाथियों के बराबर है। देश के सबसे भारी और आकार में छोटे रॉकेट की ऊंचाई कुल 43 मीटर है। इस आकर्षक तकनीकी कमाल को तैयार करने में 25 साल लग गए। 11 उड़ानें और यान के अलग अलग पुर्जों पर 200 प्रयोग किए गए। खास बात यह है कि इसमें तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन आधारित सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है, जिसे इसरो वैज्ञानिकों ने पूरी तरह देश में विकसित किया है। एक बार सफलता के साथ ही GSLV Mark 3 भारत का वो पहला अपना अंतरिक्ष यान होगा, जिसके जरिए लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। बेंगलुरु में सबसे प्रदूषित झील बेलंदूर के साथ साथ पिछले दिनों वार्थूर झील से भी प्रदूषित झाग निकलना शुरू हो गया है। इस झाग ने न सिर्फ लोगों का चलना फिरना दूभर कर दिया है, बल्कि झील से निकलने वाला ये जहर स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य के लिए और बड़ा खतरा बन गया है। पेश है ये रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। कनेक्ट विद नेचर थीम के साथ भारत में भी पर्यावरण पर चिंतन किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही बेंगलुरु के लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। पहले ही बेलंदूर झील को लेकर परेशान बेंगलुरु वासी हैरान रह गए, जब शहर की दूसरी झील वार्थूर से भी वैसा ही प्रदूषित झाग सड़कों पर आने लगा। आवागमन में परेशानी तो बढ़ी ही, साथ ही इस जहरीले झाग ने पर्यावरण संरक्षण पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। व्हीकल्स भी जाने को नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब वो स्किन के ऊपर स्किन एलर्जी होता है, सब जाने भी नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ होता है। इधर आने का भी डर लगता है, मतलब क्या होता है, गिर जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, कौन देखता है।
शायद विश्व की सबसे प्रदूषित झील बन चुकी वेलंदूर को लेकर पिछले 1 दशक से बहस होती रही है। यहाँ का जहरीला झाग लावे की तरह सड़कों पर फैल जाता है और कई बार इसमें आग लगने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इन झीलों के पानी में औद्योगिक कचरे और सीवेज ने फास्फेट, नाइट्रेट, आर्सेनिक, सीसे जैसे जहर की मात्रा मानकों से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि सख्त कदम उठाते हुए कर्नाटक सरकार ने 26 मई को तकरीबन 76 उद्योगों को बंद करा दिया। वहीं झील के दायरे में आने वाले 157 अपार्टमेंट्स को जलमल शोधन यंत्र लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। In spite of NGT orders being there to look at the industrial pollution and to start beginning action on the sewage inflow, the government has not done enough. The fundamental flaw in the government is that they have not sincerely attempted to look at the sewage quantification that is flowing into the lake, the industrial pollutants that are flowing into the lake from various upstream lakes. सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु शहर, जो पूरी दुनिया को सूचना प्रौद्योगिकी के उपाय देता है, उसे अपने सीने पर बह रहे इस जहर के लिए भी बहुत जल्द हल तलाशने की जरूरत है। हालांकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ताजा घटना पर भी जांच शुरू कर दी है। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून वेलंदूर झील के आसपास निर्माण पर रोक लगा चुका है और न्यायालय भी उद्योगों पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दे चुका है। शोध और परीक्षण के लिए हर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की अहम भूमिका होती है। इसके बिना शोध कार्य अधूरे ही माने जाएंगे। लेकिन माइक्रोस्कोप की कीमत और भारी वजन के चलते इसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब एक ऐसा माइक्रोस्कोप विकसित कर लिया गया है जिसे न सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इसे खुद भी बना सकते हैं। खास बात यह है कि इस माइक्रोस्कोप को एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने ही विकसित किया है। Microscopes of various types are extensively used by researchers to view tiny objects invisible to naked eye. But not only are conventional microscopes expensive, they are also bulky, making them difficult to be carried around. But recent addition to the microscopy technology is an instrument that can not only be built with our own hands, but can also be easily carried along. Yes, it is time for the Foldscopes. Developed by Indian origin researcher Dr. Manu Prakash, working at the Stanford University, Foldscope, created from paper, is a revolutionary new idea. That we need people to be excited about science. You know, most of the time you say, go read this, go read that. You watch TV and you think you learn. You don't learn that way unless you do it yourself. And so one of the challenges for us was to make something that will be cheap enough, but at that same time you have the experience of using a microscope. The affordable Foldscope technology makes use of paper and small magnification lenses to imitate the working of large scientific microscopes. Foldscopes, a cheaper alternative to microscope, besides being waterproof, comes with a 2000x magnification lens with 1 submicron resolution, which enables the visualization of tiniest organisms like bacteria. Foldscope can also be fitted with a LED light source for better resolution. Easily handmade at home, Foldscopes can be used to test water samples to detect infectious agents and also diagnose some common disorders. यह माइक्रोस्कोप बहुत ही बेहतरीन है और सस्ता भी है। हम लोग जिधर रहते हैं उधर हेल्थ प्रॉब्लम रहते हैं बहुत, मतलब पानी जो पीने का वो अच्छा नहीं आता है। फिर ये माइक्रोस्कोप से हम लोग पेपर माइक्रोस्कोप से वो पानी भी हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं। रिमोट एरिया में और अंडर प्रिविलेज एरिया में जहाँ डिजीजेस होते हैं वहाँ उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं होता। ये जो छोटी चीज़ है इससे हम बहुत इनक्रेडिबल चीज़ें माइक्रो लेवल तक देख सकते हैं और इसका यूज़ हेल्थ एरिया में बहुत होता है।
While Foldscope holds a huge potential for application in various areas of research, it also can encourage students' interest in the subject of microbiology and related research. Foreseeing its huge potential, India's Department of Biotechnology has come to an agreement with the developer Prakash Lab for the distribution of Foldscopes in the country. Fast gaining popularity, the innovation is likely to prove to be of much help in scientific research in the coming years. और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। कनेक्ट टू नेचर, ये नारा है इस बार होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस का। यानी कि किस तरह प्रकृति के प्रति संवेदनशील होकर इससे जुड़कर धरती के जीवन को बचाया जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस दिन विश्व भर में पर्यावरण बचाव के संदेश दिए जाते हैं, उपायों पर चिंतन किए जाते हैं। इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। धरती की उम्र 4.5 बिलियन साल मानी जाती है, जबकि इंसानों की उत्पत्ति महज कुछ 100,000 साल पहले हुई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मानव सभ्यता सिर्फ 6,000 साल पुरानी है, जबकि औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी में शुरू हुई थी। लेकिन इस छोटे से अंतराल में ही इंसानों ने धरती के वातावरण को अंधाधुंध नष्ट किया है। ऐसी अमानवीय गतिविधियों में जंगलों का अंधाधुंध सफाया, शिकार, बिना सोचे समझे रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खाद का इस्तेमाल, नई हाइब्रिड प्रजातियों का इस्तेमाल, निर्माण के लिए जलीय भूमि का दोहन, पेट्रोलियम कुओं का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना शामिल है, जिनकी वजह से पर्यावरण में कई ऐसे विनाश हुए हैं जिनकी भरपाई नामुमकिन है। बेहद कम समय में तेजी से हुए विनाश की वजह से धरती का वातावरण बेहतर बनाने की हमारी जिम्मेदारी भी तेजी से बढ़ी है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इसी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की थी, जिसका मकसद था पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाना। प्रकृति में पाए जाने वाले जिंदगी के सारे रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें एक भी कड़ी टूटने का बुरा असर हम सभी पर पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा मौका है जब जिंदगी को महफूज रखने के लिए जिम्मेदार सभी अवयवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी जाए। तो पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व में चिंतन चल रहा है। उसी की एक कड़ी है विश्व पर्यावरण दिवस। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री कमल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसे कि सब जानते हैं कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस को थीम दिया गया है कनेक्ट टू नेचर। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये दरअसल थीम है क्या और इसका मकसद क्या है? सबसे पहले मैं खुद बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के माध्यम के रूप में कि ये जो थीम इस बार लिया है कनेक्टिंग नेचर, वो इसी महत्व के अंदर लिया गया है कि ताकि लोग इस प्रकृति के संसाधनों की अवेयरनेस से जुड़ें और साथ में ये भी देखें कि हर नागरिक का, हर व्यक्ति का जो इस दुनिया में है उसका इस प्रकृति के साथ उसका लाभ उठाने के अलावा उसकी उस प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी बनती है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि हर व्यक्ति इस कैंपेन को और बढ़ाने के लिए उसके योगदान की महत्ता है। तो इसलिए इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम लिया गया है
वो कनेक्टिंग विद द नेचर लिया गया है। जी सर, पर्यावरण बचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस अब तक कितना कारगर रहा है? 1974 से ये दिन मनाया जाता है, तो 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो कितना कारगर रहा है ये दिन मनाना? ये काफ़ी इन द रिसेंट टाइम इसका काफ़ी महत्व बढ़ गया है। जैसा कि इन द हाल फिलहाल के सालों में जो वर्ल्ड में नेचर के वजह से काफ़ी चेंजेस आई हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए अब इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सन 2015 में सारे देशों ने मिलके एक ग्लोबल क्लाइमेट की ट्रीटी की है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको अग्रसर होके आगे बढ़ाया और भारत उसमें से काफ़ी ज़बरदस्त अग्रणी भागीदार है। और उसमें यही चीज़ सभी देशों को कही गई है कि सभी देश अपने स्तर पर अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक बने और अपने जिम्मेदारियों को निभाएं, और उन जिम्मेदारियों के तहत हमारे लिए सभी के लिए ज़रूरी है कि हम कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में प्रकृति का तरफ जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको समझें और उसके अनुसार जो कार्य प्रणाली बनाई गई है उसको हम अग्रसर होकर आगे बढ़ाएं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि अभी हाल फिलहाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो गंगा पर्यावरण योजना है उसको ठीक से चलाने की बात कही गई है, साफ करने की बात कही गई है। और आपने स्वच्छता जो हमारे सरकार का अभियान है वो भी इसी के तहत पर्यावरण को और अच्छा बनाने के लिए किया गया है। और जाने आज हर कंपनियां जो CSR के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाती हैं उन कंपनियों में भी ये पर्यावरण को महत्वपूर्ण समझते हुए वो कंपनियां भी अपने तरह से उन पर्यावरण के क्षेत्रों में काम कर रही है ताकि हमारा ये देश, हमारा ये समाज, हमारा ये विश्व आगे आने वाले समय में हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसी समाज बन के रहे जैसे हम ज़रूर समझते हैं कि वो उस समाज में रह सकें। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जिस तरह से भारत एक विकासशील देश है, तो ऐसे में विकास जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी पर्यावरण संरक्षण भी है। तो खास बात यह है कि ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ये करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बैलेंसिंग एक्ट आपको ये जान के खुशी होगी कि पहली बार इंडिया में अभी मार्च के महीने में सारे एजेंसीज़ को एक मंच पे लाया गया है जहाँ पे UN और सिविल सोसाइटी और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट एक मंच पर आए जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम कैसे इसकी भागीदारी को और आगे बढ़ाएं और कैसे एक दूसरे के पूरक बने और कैसे एक दूसरे को जो हम सहायता दें ताकि जो हमारा ओवरऑल मिशन है और इस पर्यावरण के मौके पर उसको हम और से अधिक गति प्रदान करें ताकि लोग उस चीज़ को समझें। और उसके लिए हम बहुत से बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम करें, लोगों को जागरूक करें और सेंसिटाइज करें और साथ में स्टेट्स को जो हमारे राज्य हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। और आपको इस बात को जान के खुशी होगी कि आसाम सरकार एक पहली सरकार है जिसने इस चीज़ को सतत विकास लक्ष्यों को अपने डेवलपमेंटल एजेंडा में इंटीग्रेट कर लिया है और उसके तहत उसमें जो महत्वपूर्ण उनके लिए एजेंडा है वो पर्यावरण का है। तो उसमें भी उन्होंने एक अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए इस चीज़ पे जो कमिटमेंट किया है उसके तहत पहला राज्य है जो उसको आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद आपको ये भी जान के खुशी होगी कि सिक्किम एक और वो है राज्य है जिसने अभी इस चीज़ को महसूस किया और वहाँ पे इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और भी जो राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है और यहाँ पे राजस्थान है, केरला है, मध्य प्रदेश है, ये भी इस तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी राज्य भारत के इस चीज़ को समझेंगे और हर एक अपने डेवलपमेंटल एजेंडा में जो सतत विकास का लक्ष्य है उसको इंटीग्रेट करेंगे और साथ में अपने
लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जी, ये तो हमारे देश की बात हुई, लेकिन अगर दुनिया भर की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को पर्यावरण के मुद्दे पर हुए जो पेरिस समझौता है उससे बाहर ले जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? या इस पर ज़रूर इस प्रयासों पर धक्का लगेगा, क्योंकि हमारे जो विश्व की संरचना है उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा भागीदार है जी। और जबकि वहाँ के पहले जो राष्ट्रपति थे बैरक ओबामा जी ने इसको खुद इनिशिएटिव लेके अपना अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट दिया था, और अगर वो अपने कमिटमेंट से पीछे हटते हैं तो ये तो ज़रूर इस प्रयास को धक्का लगेगा ही। और साथ में मेरे को ये महसूस होता है कि कहीं हो सकता है कई और देश भी उनकी तरफ न चले जाएं, क्योंकि कई देश अभी भी ऐसी स्थिति में हैं जो काफ़ी हद तक अमेरिका के प्रयासों को देखते हुए निर्णय लेते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, देश हैं जो विशेषकर ये चाहेंगे कि जब तक इस पर एक यूनानिमटी नहीं होती है जिसमें अमेरिका एक विशेष भागीदार था, तो तब तक वो अपने रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन करेंगे वो बिना किसी कमिटमेंट के करना चाहेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे अमेरिका जो उसने हमने अपने इस ट्रीटी पर अपना कमिटमेंट दिया है तो वो बरकरार रहे और हम एक अपने विश्व को एक अच्छा विश्व बना सकें सबके प्रयासों से। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी आज हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।